हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोलर एनर्जी का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके साथ जो भी डायमेंशंस एसोसिएटेड थी हमने वो कंप्लीट कर ली। अब जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उसके अंदर अभी तक तो देखो हम लोगों ने सिर्फ सोलर एनर्जी को देखा है। और सोलर एनर्जी के कंटेक्स्ट में हमने बड़ी सारी बातें करी। हमने कुछ स्विट्ज़रलैंड के एरोप्लेन्स के बारे में जाना। हम लोगों ने सोलर चरखा मिशन के बारे में जाना। हमने कुसुम स्कीम के बारे में जाना। मतलब सोलर एनर्जी दुनिया में कहाँ का यूटिलाइज हो सकती है, भारत की सरकार की क्या पॉलिसी है, इंटरनेशनल उसका स्टैंड क्या है। हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में जाना कि इंडिया जो है वो दूसरे देशों को लेकर साथ में क्या कर रहा है। तो ये सारी जो भी चीज़ें ना, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं सोलर एनर्जी के पर्सपेक्टिव में। अब जो भी कुछ नया अगर होगा तो वो करंट अफेयर की मैगजीन से हम लोगों को करना है, और वो भी फ्यूचरिस्टिक बातें। मतलब अब हम ये तो नहीं बोल सकते कि फेबररी या मार्च में सोलर एनर्जी से रिलेटेड कौन सा करंट अफेयर आने वाला है। वो तो जब आएगा एग्ज़ाम देने से पहले कंपाइलेशन से आपको कवर करना है यहाँ पर। लेकिन आपका सब सब कुछ अप टू डेट है। ठीक है। दूसरी रेन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं हम लोग, वो है आपकी विंड एनर्जी। ठीक है। देखो, विंड एनर्जी एक ना सेटअप करने के लिए ये जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है बड़ा ही एक कॉस्टली मैकेनिज्म है। ये बड़ा ही कॉस्टली मैकेनिज्म है। विंड टर्बाइंस जो होते हैं आजकल, वो क्या करते हैं, दे यूटिलाइज विंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। सिंपल सी बात। एक एक सेटअप होता है जिसको हम लोग कहते हैं विंड मिल्स। विंड मिल के जो ये फैन होते हैं, ये वाले, चलो मैं वैसे ही दिखा देता हूँ, अलग से कुछ सर्च में गड़बड़ी पैदा कर रहा है ये। ठीक है। ये घूमते हैं थ्रू रोटेटिंग टर्बाइन। अंदर एक मैकेनिज्म लगा होता है जिसके थ्रू जितने बार ये घूमते हैं उतने बार पीछे का जो टरबाइन है वो चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो विंड टरबाइन जो है आजकल के दिनों में, अब आजकल का दिन मतलब ऐसा नहीं है कि ये नाउ डेज कह रहा है कि आजकल 2023-22, ये एक डिकेड, दो डिकेड, तीन डिकेड से यूज़ हो रहा है बहुत सारी कंट्रीज में। इसका जो है ये बड़ा सारा इसका ये सेटअप है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज में। तो क्या है, विंड टरबाइन जो आजकल जो है, इट इज़ केपेबल टू यूटिलाइज विंड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ब्लेड। यहाँ पर ये जो है ब्लेड जो है ये घूमती हैं। ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, कोई ये ऐसी भी हो सकती हैं और इस प्रकार से भी आपको ये देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब जनरली मुझे आप लोग पहले एक बात बताओ कि अगर मुझे एक विंड मिल या विंड फार्म जो है, बेसिकली विंड फार्म मतलब जिसके अंदर मैं नंबर ऑफ विंड मिल्स लगाने का सोच रहा हूँ, ये सेटअप करना बेस्ट कहाँ रहेगा। मतलब मैं अगर इंडिया की बात अगर मैं करूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ, मैं सेंट्रल इंडिया में इसको सेटअप करूँ, कोस्टल इंडिया में मैं इसको सेटअप करूँ, नॉर्दर्न इंडिया में सेटअप करूँ, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में सेटअप करूँ, बेस्ट लोकेशन मेरे लिए क्या रहेगी, कहाँ पर ये अच्छे से वर्क करेंगे। कोस्टल एरिया सबसे बेस्ट तरीके से कोस्टल एरिया में वर्क करेंगे। ठीक है, क्यों? समुद्री हवाएं जो हैं वो इन पंखों को घुमाएंगी। अगर ये पंखे ही नहीं घूमे तो क्या घंटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे? ठीक है। तो इट इज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ब्लेड विच इज डेवलप्ड विद ए स्पेसिफिक एरोडायनेमिक शेप। एरोडायनेमिक शेप का ये मतलब है जिस तरीके से हवाई जहाज के आगे पंखे लगे रहते हैं, उस तरीके उस तरीके से ये इसके आगे पंख लगे रहते हैं। ओके। विंड मिल्स में आपको ना देसी दिखाता हूँ, इंडिया वाले दिखाता हूँ।
सबसे बेसिक स्ट्रक्चर वाला मैं आपको दिखाता हूँ। इसी को और कुछ ये मान लो, ठीक है, इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर ये जो है टरबाइन वगैरह, ये जनरेटर, ये नहीं लगा हुआ है, तो प्रॉपर तो हम चलो इसको मान लेते हैं एक बार के लिए, ये वाला, ठीक है। और इसका जो अपग्रेडेड वर्जन होता है, होते तो दुनिया भर में सेम ही है, बस ये डिपेंड करता है कि अलग अलग स्ट्रक्चर्स ये कहाँ पर है। देखो कच्छ का है, जैसे गुजरात का एरिया, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, ओके। तो ये होता है, सेम ही है वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ऐसे वाले पंखे वाले भी हो सकते हैं, ओके। तो इट इज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ ब्लेड विच इज डेवलप्ड विद स्पेसिफिक एरोडायनेमिक शेप एंड अदर परफॉर्मेंस इनहेंसिंग इक्विपमेंट, ठीक है। परफॉर्मेंस इनहेंसिंग इक्विपमेंट मतलब क्या, कि ये स्मूथली चल सके, इसके लिए इसके जो, आराम से बोल रहा हूँ मैं आपको ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ये जो पीछे नट बोल्ट हैं, जो पुर्जे हैं, वो इस तरीके से चल सके। पंखे ऐसे लगाए जाएं कि वेट को हवा के साथ बैलेंस करके जल्दी जल्दी ये पंखे घूमें। पीछे जो टरबाइन लगा हुआ है वो भी इसके साथ वर्क करे बिल्कुल पैरेलली, कि जितने बार ये घूम रहे हैं उतने वो, जितनी भी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब समथिंग पॉइंट में इलेक्ट्रिसिटी कोई डेवलप करता होगा या उससे क्रिएट होती होगी, ये सारा सेटअप है बहुत स्मूथ तरीके से वर्क करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चल रही है, पंखे ही नहीं घूम रहे हैं, पंखे जाम पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। अगर हमें ऐसी हवाओं का फ़ायदा उठाना है, चाहे वो हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ से चल रही हों, तेज़ी से चल रही हों, या धीरे चल रही हों, लेकिन वो हवाएं ऐसी हैं कि एक रीजन में सदाबहार रहती है। अब आप कहोगे हवा तो वैसे भी सदाबहार ही रहती है, हवा कहाँ रुकती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हवा के फ्लो की, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी सर्दी है तो आप लोगों के घर में किसी के में भी पंखा नहीं चल रहा होगा अभी, जहाँ पर आप बैठे हो, जिस कमरे के अंदर क्लास ले रहे हो। तो वो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप फूक मार मार के उड़ाओ के। जितने जैसे पंखे की हवा कांस्टेंट है, कि जब तक पंखा चल रहा है आपको उतनी एक रिदम पर जो है हवा देखने को मिल रही है। ऐसी टर्बुलेंट विंड, चाहे फिर वो बहुत फास्टर हो या लेस टर्बुलेंट हो, ये आपको, ये वाला सेटअप आपको हमेशा कांस्टेंट स्पीड से कहां देखने को मिल सकता है, कहां पर, कोस्टल रीजन्स में, ठीक है। हम इसको सी वाटर पर भी स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या, मतलब एक तो हो गया ऑफशोर, इनशोर भी कर सकते हैं क्या। हम्म, बताओ। कोस्टल एरियाज में तो हो गया, बॉर्डर हो गया, लेकिन विंड मिल्स को हम लोग इंशोर डेवलप कर सकते हैं क्या। बिल्कुल इस तरीके का स्ट्रक्चर बना के कि बस वो टिक सके, हम इसको आराम से पानी में भी सेटअप कर सकते हैं। ये देखो, टिकने का स्ट्रक्चर होना चाहिए बस। एक प्रकार से नीचे कुछ नहीं लगा हुआ है, खंबा ही तो है, ओके। तो दे नीड टू बी माउंटेड एट 100 फीट, यानी कि 30 मीटर और मोर अबव ग्राउंड। ऐसा क्यों, इतनी ऊपर क्यों, हमारी जितनी हाइट पे क्यों नहीं लगा सकते हम इसको। आसान रहेगा पंखों को साफ वगैरह करना, कुछ प्रॉब्लम है तो उसको देखना, इतनी ऊंचाई पर क्यों लगाई जाती हैं। हवा का बहाव क्योंकि ऊपर की तरफ तेज होता है, ना कि हमारी हाइट के पास ग्राउंड लेवल पर, समझ गए। ग्राउंड लेवल पर तेज नहीं होता हवा का बहाव। हवा का बहाव जितनी ज़्यादा आप ऊंचाई पर जाओगे उतना हवा का बहाव, जो गति है उसकी, वो बढ़ती रहती है, ठीक है। अब होता क्या है, सिंपल सा प्रोसेस, ये तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं स्कूल में, थर्ड फोर्थ क्लास से साइंस जब से हमने सीखी है। जो हवाएं जो हैं जब वो चल रही हैं, उसकी वजह से वो इन पंखों पे टकराती हैं, और ये पंखे जो हैं, जो कि हवाई जहाज की तरह हमें जो लग रहे हैं, जो आगे उसके लगे रहते हैं, वो घूमते हैं, और इनको यूटिलाइज करा जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ जनरेटर अटैच्ड। इसका एक स्ट्रक्चर देखो पहले। ये रहा, पीछे से एक स्ट्रक्चर देखो, इस पे कुछ ये लगा हुआ है यहाँ पर, इतना सा ये ढक्कन, पंखा सिर्फ आगे लगा हुआ है, ठीक है।
सिमिलरली आप विंड मिल को थोड़ा सा बैक साइड से देखो ज़रा। ये देखो, ये होता है सेटअप जहाँ से बिजली बनेगी। ये होता है आपका सेटअप, इधर इस तरफ, इधर पीछे जो बक्से लगे हैं, ठीक है। आपको क्योंकि हो सकता है, मैं देखो सबके पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप सिर्फ ये देखते हो कि सर ये तो पंखे ही लगे रहते हैं, ये घूमेंगे तो बिजली कैसे बनेगी, बचपन से, क्योंकि हमें डायग्राम में जब भी दिखाया जाता है तो वो इतना सही दिखाया जाता था, दूर से एक मैक्रो लेवल की इमेज। हमें कभी भी विंड मिल के बारे में किसी भी क्लास में आप चाहे देख लो, अगर अगर आप 10th क्लास तक, जब हमारे पास सारे के सारे सब्जेक्ट्स हुआ होते थे और हमारी कोई स्ट्रीम्स नहीं थी, आप किसी भी क्लास में इमेजिन करके देख लो, कोई भी एनसीईआरटी उठा लो, तमिलनाडु बुक उठा लो, आपको विंड मिल की आगे की साइड दिखाई जाती है, पीछे का कुछ नहीं समझाया जाता, और वो एक हल्का सा पैराग्राफ 3-4 लाइनों का आता है और वो टॉपिक खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या जानना है, ये जो पीछे का जो ये बक्सा है, ये जो पीछे का ये जो बक्सा है, किसी भी विंड मिल पे किसी भी प्रकार का ये हो सकता है, यहाँ पर लगा हुआ है ये सारा जनरेटर और ये टरबाइन वगैरह, ठीक है। इसको अभी हम देखते हैं, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर हो जाए यहाँ। ये ठीक है। ये देखो, आगे रोटर है जैसे प्लेन में लगा रहता है, ये ब्लेड है, नीचे जो एक खंबा है ना, खंबे के अंदर है पावर केबल। तो पावर केबल क्यों, एक पैरेलल डायग्राम खोल लेते हैं। यहाँ पर एक कोई भी खंबा नीचे तक, हाँ ये रहा, ठीक है। ये है नीचे खंबा, जो ये नीचे तक जा रहा है ग्राउंड तक, ये ग्राउंड तक जा रहा है पूरा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये जो रोटर है, ठीक है, और ये ब्लेड, ये तो एक ही अटैच है, ये इक्विपमेंट अलग से आता है, ये आगे लगाना पड़ता है हमें इसके, ठीक है। पहले ये खंबे का सेटअप बना दो, आगे पीछे जो डब्बा रखा हुआ था वो कर दो, वो लगा दो। गिरा, एक डायग्राम ये खोल लेते हैं अपन। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये विंडमिल का सिस्टम है, नीचे खंबा, आगे पंखे, बैक साइड पर ये डब्बा। अब अंदर का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये रोटर है जो कि घूमेगी, ये पंखे आगे उसके साथ, ठीक है। ब्लेड घूम रही है। अब अंदर देखो क्या लगा हुआ है, ये है जनरेटर। ये जनरेटर जैसे काइंड ऑफ, इसको ऐसा देख लो जैसे रिमोट कंट्रोल कार जैसे वर्क करती है ना, उसके अंदर ये सारा सेटअप लगा रहता है, कभी आपने कार उसको खोल के देखा हो, बिल्कुल सेम ही वैसे ही है। अंदर एक कंट्रोलर भी है। फिर ये है एनीमोमीटर, हवा किस तरह बह रही है उसके लिए, ये हर जगह जरूरी नहीं कि लगे या ना लगे। एक है गियर बॉक्स जिसकी वजह से चलेगा। ये है ब्रेक, अगर स्पीड कम करनी है, हवा का बहाव ऐसा तेज है, आपका फिर विंडमिल के अंदर इतनी ताकत नहीं है, पता चला वो गिर पड़ा तेज गति की, अगर हवाएं आ गई एकदम टर्बुलेंट, ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेक भी है, ठीक है, कि पंखों की गति को हम थोड़ा सा कम कर सकें। अब क्या होता है, ये है मोटर, मतलब कुल मिलाकर आप ऐसा समझो, ये सिस्टम से बिजली यहां पर बन रही है, बिजली बनते 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 नीचे की तरफ जाती है पावर केबल, और ये जो पावर केबल है पूरा नीचे तक ग्राउंड तक जा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बंदा थोड़ी ना चढ़ चढ़ के बिजली कलेक्ट करने जाएगा ऊपर। कोई बिजली को ऐसी चीज है कि डब्बे में भर भर के ले आएगा, या 1-1 लीटर 2-2 लीटर भर के ले आएगा अपनी मिल्टन की बोतल में। नीचे एक केबल है जो पूरी ग्राउंड तक जाती है, और ग्राउंड, और जो इससे कनेक्ट हो रहा है, मतलब इससे पीछे बिजली बन रही है, आगे पंखे घूम रहे हैं, नीचे खंभे तक ये जा रही है, और नीचे जाकर फिर एक ऐसा सेटअप होता है जहां पर एक रूम होता है जहां से कनेक्ट कर लिया जाता है। अब वो ऐसे ऐसे वाले भी हो सकते हैं, वो ऐसे वाले भी हो सकते हैं, सिंपल ये खंभे के उसमें भी हो सकता है। तो विंड मिल का अगर मुझे वो देखना है तो बेस जानू अगर मैं इसका, विंड मिल का बेस, हाँ ये रहा, ये इधर है, और इधर है आपका ये जनरेटर रूम बगल में, ठीक है।
मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये रहा। ठीक है, अभी तक हमें ना बचपन में दूर से ही दिखाया जाता था। मैं एक बार आपको ये टॉपिक ना डिटेल में करवाना चाहता था कि ऐसे वर्क करता है। नॉर्मल कोई खंबा नहीं है कि कहीं पर भी गाड़ गुड़ के रख दिया इसको, ठीक है, अपने आप पंखे घूमते रहेंगे। तो भाई बिजली कहाँ कहाँ बन कहाँ रही है, कहाँ कलेक्ट हो रही है, किस जगह पर, कहाँ एक्सेप्ट कैसे करनी है। ये क्या आप अपने आप घूम रहा हो, बिजली इसके अंदर स्टोर हो रही है, कहाँ हो रही है, मिलेगी कैसे यूटिलाइज करने के लिए। फिर ये जो तारें लगाई गई हैं, इन तारों को फिर ये जो है आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो, अपने घर से, अपने एग्रीकल्चर फार्म से। फिर आप आराम से इन बिजली को यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर जाने की जगह नहीं है कहीं। हाँ, ये है स्ट्रक्चर कुछ। अंतर को छोड़ो सेटअप, बस आप समझ गए होगे मतलब काइंड ऑफ। ठीक है, इतना काफ़ी है समझाने के लिए। इस तरीके से वर्क करता है पूरा विंडमिल का सिस्टम। ठीक है, अंदर आपके पास एक जनरेटर है जो कि आप बिजली वगैरह जिसमें मतलब पूरी कनेक्ट कर सकते हो, उसको फिर कहीं पर भी रख दो स्टोर करके, और वो जो है आपका उससे पूरा काम हो जाएगा। However, this rotation cannot be directly coupled to a generator because the wind turbine blades connected with shaft typically turn at very low rate of RPM due to the issues of its noise and mechanical strength। मतलब वो आपको बेसिकली ये कह रहा है कि ऐसा नहीं होता कि आप जो है दिस रोटेशन कैन नॉट बी डायरेक्टली कपल्ड विद टू अ जनरेटर। एकदम से आप जनरेटर से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप देखो आगे ये जो पंखा घूम रहा है ना, सबसे आगे जनरेटर नहीं लगा हुआ है, जनरेटर पीछे की साइड पर लगा हुआ है। क्योंकि आगे नॉइस क्रिएट करेगा, फ्रिक्शन क्रिएट करेगा, और जनरेटर हो सकता है आगे चलकर ब्लास्ट हो जाए। इसलिए कह रहा है ये जो रोटेशन जो आगे की साइड से हो रही है ना, विंग की साइड से, और ये आप अगर यहाँ पर प्रॉपर देखो रोटर और जो ब्लेड्स हैं, उसका कहने का इस लाइन का मतलब ये है कि जनरेटर आगे की साइड पर जहां से बेसिकली ये घूम रहा है बिल्कुल आगे चिपका के नहीं रख दिया जाता है। बिकॉज द विंड टर्बाइन ब्लेड्स कनेक्टेड विद द शाफ्ट, ये जो विंड टर्बाइन ब्लेड्स हैं जो इसके साथ इस डब्बे के साथ जो कनेक्टेड है आगे की तरफ से, ठीक है, टिपिकली टर्न एट वेरी लो रेट ऑफ आरपीएम ड्यू टू द इश्यूज ऑफ इट्स नॉइस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आगे बहुत गड़गड़ 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 होती है, वही कह रहा है जब ये घूमते हैं पंखे, उसकी वजह से जनरेटर हमारा खराब हो सकता है उसके अंदर। क्योंकि हमें कांस्टेंट फ्लो की वो जो है वो बिजली चाहिए, तो हमें ये हम नहीं चाहते कि वो स्ट्रक्चर मूव करे। इसलिए अगर आप देखोगे भी ना, तो ये अंदर जो है ये पूरा का पूरा ये एक स्ट्रक्चर में अटैच है ताकि ये ना हिले। ये ना हिले, पता चला ये हिल हिल कर ये पुर्जे जो है टपक गए नीचे, उस खंबे से नीचे आ गए, फिर सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अंदर का स्ट्रक्चर बड़ा फिक्स बनाना होता है हमें। अब देखो, एट दिस लो स्पीड ऑफ रोटेशन जनरेटर कैनॉट प्रोड्यूस एनी मीनिंगफुल इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर इतनी धीरे स्पीड में घूमेंगे तो कोई मैकेनिकल कोई मतलब जितनी इलेक्ट्रिसिटी में चाहिए तो वो क्या कहते हैं उतनी क्रिएट होगी नहीं। सो बिफोर कनेक्टेड टू द जनरेटर द स्पीड ऑफ द शाफ्ट इज इंक्रीज इन द गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स कहाँ है, ये है अपना गियर बॉक्स। ये इससे स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड इंक्रीज करनी है तो हो जाएगी, ब्रेक मारना है तो हो जाएगा ये वाला काम। और ये दोनों चीजें देखो, अगर आप पीछे ये भी जनरेटर से कनेक्टेड है, और ये जो ब्रेक जा रहा है ये भी जनरेटर से कनेक्टेड है। ठीक है, गियर बॉक्स यूजेस प्लानिटरी गियर सेट अरेंजमेंट टू इंक्रीज द हाई स्पीड रेशियो अप टू 1:90। मिनिमम विंड स्पीड रिक्वायर्ड फॉर पावर जनरेशन इज 8 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा जो है वो चलनी चाहिए। ठीक है, एंड इन मैक्सिमम स्पीड विच कैन बी यूज फॉर पावर जनरेशन इज रिपोर्टेड टू बी 36 टू 54 किलोमीटर पर आवर। इतना काफी होता है, अदरवाइज ब्लेडें निकल जाएंगी इनकी जो अटैच है। 10 टू 12 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ विंड इन इंडिया। ये वाला फैक्ट याद रखना। भारत में अच्छी से अच्छी जगह पर हवा की गति कितनी रहती है नॉर्मल,
10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बहती है, 10 to 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। विंड वेन यूज करा जाता है टू चेक द विंड डायरेक्शन, ये मैंने आपको बताया। ये तो एनीमोमीटर है, एक विंड वेन लगा रहता है। ठीक है। ये आपको डायग्राम यहाँ मिल जाएगा। सेम ही चीज़ है जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको ज़्यादा दिखा दिया, वो कार्टूनिक ना दिखा के मैंने आपको ओरिजिनल दिखा दिया। ओके। विंड डायरेक्शन कैन चेंज एट एनी टाइम। अ वेलोसिटी सेंसर इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द नेसल। नेसल क्या था? ये जो है, ये ऊपर जो डब्बा लगा हुआ है, ये यहाँ पर आप देख लो, ये बाहर का जो मैंने आपको बैक साइड का जो डब्बा दिखाया ना, ये देखो आगे ब्लेड्स हैं। ये डायग्राम कुछ ऐसा है कि इस साइड से आपको पीछे का पार्ट दिखा रहा है ये। तो वो आपको क्या बोल रहा है? विंड डायरेक्शन कैन चेंज एट एनी टाइम। अ वेलोसिटी सेंसर इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द नेसल विच मेजर्स द विंड स्पीड एंड डायरेक्शन। अब ये जो वेलोसिटी सेंसर है ना, ये कुछ ऐसे वर्क करता है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक इधर था, ये रहा, देखना ध्यान से, ये देखो, ये रहा, ये लगी ना तीन, ये ऐसे स्ट्रिंग जैसे, ये होते हैं वो। ये रहा, ये देखो, ये जो दो लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है अपने पास यहाँ पर वेलोसिटी सेंसर, जो कि इस डब्बे पर, जो बैक साइड का जो डब्बा होता है नेसल, इसके ऊपर फिट होता है। ठीक है। ये क्या करता है? विंड स्पीड को और विंड डायरेक्शन को चेक करता है। द डेविएशन इन द विंड डायरेक्शन इज सेंड टू एन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर which in turn sends an appropriate signal to the yawning mechanism to correct the error। अब ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर कैसे कंट्रोल करेगा? तो उसके लिए ये देखो, ये रहा कंट्रोलर जो बैक एंड में लगा हुआ था यहाँ पर। ठीक है। दस द विंड टर्बाइन विल ऑलवेज बी अलाइंड विद द विंड डायरेक्शन। मतलब ये क्या होगा? ऊपर वाली साइड जो है ना, ये फ्लेक्सिबल है, ये घूमता रहेगा। ऊपर वाली साइड जो है वो फ्लेक्सिबल है, ये वाली चीज जो है ये घूमती रहेगी इधर से उधर। ये इसको आप जिस भी जगह पर ये होगा, ये सिग्नल कैच कर लेगा। ये रहा परफेक्ट डायग्राम, देखो यहाँ पर आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये सिग्नल कैच कर लेगा हवा की गति किस प्रकार से है, तो ये जो है विंड की डायरेक्शन में घूमता रहेगा। जहाँ से हवा चल रही होगी उस तरफ उसका चेहरा हो जाएगा, जहाँ से आ रही होगी, और फिर ये दोबारा पंखे घूमना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि फिर हम ये नहीं कर सकते ना कि अब यार वेट कर रहे हैं किस दिन हवा किस टाइम पर कितने मिनट के लिए कितने घंटे के लिए चलेगी। ठीक है। तो विंड टर्बाइन की हमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, कोई फिक्स खंभा नहीं है, खंभा नहीं मुड़ेगा, ऊपर का स्ट्रक्चर जो है वो मुड़ जाएगा। दस द विंड टर्बाइन विल ऑलवेज बी अलाइंड विद विंड डायरेक्शन। अब जो आजकल के जो है वो आराम से मुड़ जाते हैं, पुराने जमाने वाले लोगों ने जो लगवाए थे एक टाइम पर, उनको अपने विंड फार्म्स के अंदर विंड मिल चेंज करवाने की आवश्यकता पड़ती है। वो इतनी आसानी से, जैसे मैं आपको घरों वाले जो दिखा रहा था, नीचे नीचे बड़े स्ट्रक्चर लगे हुए थे, छोटे छोटे घर जैसे, उसके ऊपर वो पंखे लगे हुए थे, वो नहीं घूम सकते इतनी आसानी से। अब घर थोड़ी ना मोड़ के रख दोगे पूरा का पूरा, और वो इतनी ऊंचाई पर भी नहीं है। ठीक है। और पहली बात है वो हमारी कंट्री में होते भी नहीं है वैसे वाले, लेकिन मैं आपको जनरल एक बात बता रहा हूँ। तो विंड टर्बाइन विल ऑलवेज बी अलाइंड विद द विंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू विंड स्पीड। द रिलेटिव वेलोसिटी एंगल ऑफ द विंड ऑल्सो चेंजेस। ब्लेड टिल्टिंग मैकेनिज्म टिल्ट्स द ब्लेड, वो मोड़ देता है ब्लेड को, झुका देता है ब्लेड को, डिपेंडिंग ऑन द कि विंड कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है। हवा क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लगाया तो अगर आ भी रही है सीधे से तो बिल्कुल उसी जगह पर पंखे के बीचों बीच में रोटर पर पड़ेगी, ऐसा जरूरी नहीं होता। A blade tilting mechanism tilts the blade and guarantees a proper alignment of the blade with relative velocity. Thus the blades are always at optimum angle of the attack. Attack मतलब यहाँ पर ये हवा के रुख को बोला जा रहा है, हवा के रुख को बोला जा रहा है अटैक, with the relative wind flow.
मैक्सिमम लिमिट दैट अ विंड टर्बाइन कैन अचीव इज कॉल्ड एज बेट्स लिमिट. नो विंड टर्बाइन इन दिस वर्ल्ड कैन एवर क्रॉस द एफिशिएंसी लिमिट ऑफ 59.3%. ये हाईएस्ट देखी गई है, क्योंकि गति भी हवा की एक हद तक ही सहन हो सकती है ना, 36 से 54 किलोमीटर पर आवर. तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं ऐसे विंडमिल सेटअप के, या फिर जब हम ऐसा लगाते हैं, सेटअप लगाते हैं? इट इज़ अ क्लीन एंड सेफ एनर्जी सोर्स विच इज द मोस्ट एनवायरमेंट फ्रेंडली एज कम्पेयर टू अदर प्लांट्स. इट हैज द लोएस्ट जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, लेस टाइम फॉर सेटअप, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है. लेकिन ये ऐसे एक्चुअली बोल रहा है, लेकिन पर्सन यहाँ पर सिर्फ एक नहीं लगवाता ना, ये एक के हिसाब से बोल रहा है. एक से आपकी कोई बिजली ही नहीं बन पाएगी. आप उसमें क्या लगवा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? बहुत अच्छा रोटर लगवा लोगे, बहुत अच्छी बेल्ट लगवा लोगे. हवा का रुख मैटर करता है ना. फिर दूसरी चीज़ पता है क्या होती है? एक कॉस्ट ये आती है जिसकी बात करता जो बुक्स होती है वो करती नहीं है. यार आप लोग कोई गुजरात से, तमिलनाडु से, केरला से हो ही नहीं. आप क्या अपने घरों पे सेटअप करोगे उसको 100 फीट का? बताओ, नहीं ना. जहां पर आप लोग रहते हो वहां पर कोई फायदा नहीं है सेटअप करने का. कोस्टल एरियाज में बेस्ट वर्क करेगा. अब वहां पर पहले आपके लैंड खरीदोगे या इसको किराए पर रखोगे और बनाओगे, तो फिर कितने बनाओगे? एक का कोई फायदा है नहीं. फिर अपना काम धंधा छोड़कर बार बार वहां जाओगे इसको देखने कि कैसे वर्क कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है. इस वाली कॉस्ट की कोई बात नहीं करता, ये हिडन कॉस्ट होती है. आप में से अगर कोई किसी से मैं पूछूं कि आप रेन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपना जो है रुख वो मोड़ लो, आप कहोगे सोलर एनर्जी बेस्ट है हमारे लिए, सेंट्रल इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस के लिए, इवन वेस्ट इंडियंस के लिए. ये सब चीजें क्योंकि नहीं लग सकती ना, ठीक है. तो ये नेसल, मतलब ये आपको जो डब्बा था ना, डब्बे के अंदर पूरा पूरा दिखा रहा है. बाहर का ये डब्बा नेसल, आगे का ये रोटर हब जो प्लेन की तरह होता है, ये ब्लेड प्लेन की तरह. लो स्पीड शाफ्ट, ये है आपका गियर बॉक्स. ये हाई स्पीड शाफ्ट यहाँ पर, और ये है आपका जनरेटर. जनरेटर पीछे लगा रखा है हमने, क्योंकि मैंने अभी आपको बोला जब ये ब्लेड घूमेंगी रोटर की साइड से, अगर हम आगे जनरेटर को लगाएंगे, और जनरेटर को बक्से के अंदर भी कवर कर रखा है हमने. अदरवाइज क्योंकि घड़ की आवाज़ से ये जो है इसके पुर्जे ढीले हो सकते हैं और टूट फूट सकता है, ये इसकी बर्बादी हो जाएगी. जिस काम के लिए इसको रखा गया वो नहीं कर पाएगा. और ये पीछे ये जो है यहाँ से एक केबल कनेक्ट होती है, और ये केबल जो है ये फिर नीचे तक जाती है. और नीचे जो है फिर आपको पता है इस खंभे के नीचे एक ही चेम्बर बना होता है जहाँ से आप अपनी बिजली को ये कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है. 1986 में विंड पावर की डेवलपमेंट भारत के अंदर शुरू होती है, विद फर्स्ट विंड फार्म्स बीइंग सेट अप इन कोस्टल एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. कहां पर हुए महाराष्ट्र में? सबसे पहले रत्नागिरी में, गुजरात में, ओखा में, तमिलनाडु में, ट्यूटिकोरिन में, विद 55 किलोवाट वेस्टास विंड टर्बाइन, ठीक है. ये कंपनी वाला मैं आपको दिखा देता हूं जरा. कंपनी है ये एक्चुअली, ठीक है, वेस्टास विंड टर्बाइन. ये इसके पीछे पूरा जो सेटअप था ना, वो जो कि सिग्नल कैच करेगा, फिर ये मुड़ जाएगा जिस तरह हवा का रुखा रहा होगा. तो ये शुरू में ये जो बढ़िया क्वालिटी वाले ये जो थे ना कि अपने आप ही कैच कर ले, ऊपर कोई ज़रूरत ना पड़े, फिर हम हवा के लिए वेट ना करते रहे पागलों की तरह. तो ये वेस्टास प्राइवेट कंपनी है, उनके इन्होंने लगवाए थे, ठीक है. सरकार वर्कार तो बनाती ही नहीं है वैसे भी, और पीपीपी मॉडल उस टाइम पर आया नहीं था. मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब मॉडल नहीं आया था. 1986 की बात हो रही है. बहुत सारी प्रक्रिया तो देश में अधूरी थी 1991 के एलपीजी रिफॉर्म से पहले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म से पहले. उससे पहले विंडमिल्स आ गए थे हमारे देश में. तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सपोर्टेड दीज डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स, कि करके देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, कैसा सेटअप बैठ रहा है, लोगों को क्या सहूलियत मिल रही है. और ये लोग प्राइवेट लोगों ने करवाया था एक्चुअली, बात ये है, ठीक है. अब विंड पावर जनरेशन में महारत किसको हासिल है? चाइना. China has the maximum wind power generation capacity in the world, but America is the country which has the maximum wind energy generation production. इसके पास, चाइना के पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी है, उसका फोकस लेकिन सोलर एनर्जी वगैरह पे ज्यादा रहता है. कैपेसिटी है. अमेरिका के पास कैपेसिटी नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन के मामले में अभी नंबर 1 पर आता है. बात समझ गए ना आप? ये
कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, उसके चाइना के पास काबिलियत है, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नहीं दिखी अभी चाइना की। अमेरिका के पास चाइना इतनी काबिलियत नहीं है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी को कोई प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, अगर उसकी कोई उससे एनर्जी जनरेशन कर रहा है, विंड एनर्जी जनरेशन कर रहा है, तो वो अमेरिका कर रहा है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो विंड एनर्जी जनरेशन होता है वो कौन से राज्य के द्वारा करा जाता है, तमिलनाडु के द्वारा। ये लीडिंग स्टेट है। मैक्सिमम विंड पावर कैपेसिटी अमंग इंडियन स्टेट्स इज दैट ऑफ तमिलनाडु विद अराउंड 29% ऑफ इंडिया टोटल विंड पावर कैपेसिटी। पूरे देश में हमारी जितनी विंड पावर कैपेसिटी है उसमें से 29%, ऑलमोस्ट 30% तो सिर्फ तमिलनाडु की तरफ से आती है। देयर आफ्टर रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस एंड नीड फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, अ सेपरेट एजेंसी वाज सेट अप बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट एज अर्ली एज 1985 एज अ रजिस्टर्ड सोसाइटी। एक सेपरेट एजेंसी सेटअप करी थी तमिलनाडु की सरकार ने इस पूरे विंड एनर्जी जनरेशन को देखने के लिए, और उस एजेंसी को रजिस्टर्ड सोसाइटी के तौर पर उसने क्या कहते हैं डेवलप करा था 1985 में। नाम क्या है इसका, टीडा, तमिलनाडु एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। सरकार के अंतर्गत सरकार की अध्यक्षता में काम करती है। इसका काम सिर्फ एक ही है, विंड एनर्जी जनरेशन को देखना तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि लीडिंग विंड एनर्जी जनरेशन वाली स्टेट है तमिलनाडु। 29% पूरे 29% दे रही है, इकलौती ऐसी स्टेट पूरे देश में जितने भी विंड एनर्जी जनरेट हो रही है उसमें से 29% योगदान, ऑलमोस्ट 30% योगदान जो है वो तमिलनाडु का है। कुछ लेटेस्ट करंट अफेयर की मतलब बातें या आंकड़े। विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 42,633 मेगावाट, मार्च 2023 तक हमारे देश में विंड एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इतनी है। क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको याद करने हैं? जी हाँ, लेकिन कब करने हैं? जिस साल आप एग्जाम में बैठ रहे हो उस साल का इकोनॉमिक सर्वे चार्ट लेना, उसके अंदर जितने फैक्ट्स होंगे वो आपको करने हैं, ये बुक वाले नहीं करने। अब मार्च 2023 मेरे किसी काम का नहीं है, अगर मैं 2024 में बैठ रहा हूँ मेरे किसी काम का नहीं है। कम ज़्यादा हो गया होगा तो मुझे वो लेटेस्ट फिगर याद रखना है। कब तक रखना है? बस आपका काम चल जाए, प्रीलिम्स से पहले आपको याद रहे और मेंस की आंसर राइटिंग तक आपको याद रहे। विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 42,633 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एक्सक्लूडिंग हाइड्रो, मतलब टोटल जो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे हाइड्रो पावर को निकाल दो, दे करेंटली अकाउंट फॉर 30.08%, यानी कि 1,25,160 1,25,160 मेगावाट जो है इंडिया की ओवरऑल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी है। ठीक है, उसमें से ये जो है बस आप हाइड्रो एनर्जी को अलग कर दो तो विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 42,633 मेगावाट ये किसकी है? विंड एनर्जी की। इसको लेते हुए रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज करेंटली अकाउंट फॉर 30.8% ऑफ इंडिया ओवरऑल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी, और ओवरऑल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी हमारी कितनी है? वो है 4,16,059 मेगावाट। अब उसमें से इसका योगदान अच्छा खासा है, बस वो ये बताना चाह रहा आपको, उसमें से इसका योगदान जो है वो अच्छा खासा है, और रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो योगदान है ओवरऑल उसमें हमारे उसमें वो 30% के आसपास है, 30% के आसपास है। और ये वाली जो चीज़ है ये अगर मैं आपको बताऊं, आपने ये देखा होगा रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जो है इंक्लूडिंग हाइड्रो, ठीक है, ये हमने पढ़ा था 41.4%, 41.4%। लेकिन देखो कीवर्ड इंक्लूडिंग हाइड्रो, ठीक है, वो कह रहा है हाइड्रो पावर को एक्सक्लूड करके। हाइड्रो पावर की कैपेसिटी कितनी है? 11.2%, तो 41.4 11.2 कितना बचा? 30.2। क्या यही आ रहा है? यस, 30.0 या 30.2 वो एक ही बात है। देख लेना 30% के आसपास है लगभग हाइड्रो पावर को, अगर आप एक्सक्लूड करते हो इसमें से निकाल दो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आपको?
अब हम बात करते हैं ऑफशोर विंड पॉलिसी की हमारे देश में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब ये ऑफशोर क्या होता है? इन वाटर्स, इन और एडजेसेंट टू अ कंट्री अप टू द सीवर्ड डिस्टेंसेज ऑफ 200 नॉटिकल माइल्स, जो हमारे देश का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन मतलब जो कोस्टल रीजन है वहां से, दे आर ऑल इंक्लूडेड अंडर ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपमेंट। तो ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी के अंदर हमारे कौन कौन से विंड आ जाएंगे? एक जिसको हमने प्रॉपर तरीके से पानी पे ही तैनात कर रखा है, एक जिसको हमने अपनी कंट्री के बगल में तैनात करके रखा है, लेकिन वो 200 नॉटिकल माइल्स के दायरे के अंदर ही आना चाहिए, अदरवाइज वो इंटरनेशनल टेरिटरी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द बेस लाइन, बेस लाइन हमारा मतलब जो कोस्टल लाइन है, दे आर ऑल इंक्लूडेड अंडर, ये कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं? ऑफशोर विंड एनर्जी डेवलपमेंट। इतनी दूर तो वैसे जाने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है फिर हमें जो है गैप भी सही मतलब रखना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे इंडिया के अंदर जो है ऑफशोर विंड विंड ऑफशोर विंड फार्म इन इंडिया, ये देखो, ऐसे करते करते ये 200 नॉटिकल माइल के अंतर्गत आने चाहिए। अब आप कहोगे सर ये डूबा हुआ है तो कमरे में जो नीचे जो कमरा है उसमें कैसे जाएंगे? तो यहां पर जो एक्चुअली अगर आप ग्रे कलर के बेस को देखोगे ना, ये ग्रे वाइट सिल्वर कलर के बेस को देखोगे, तो यहां पर आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये देखो, ये कमरा यहां बना दिया जाता है। नीचे तो ये डूब ही रखा है, पिलर है वो, ये येलो लाइन है, इसके ऊपर ही है, तो यहां से कनेक्ट हो जाता है ये। देखो, ओके। इनिशियली 7,600 किलोमीटर लॉन्ग इंडियन कोस्ट लाइन, हमारे पास जो कोस्ट लाइन है, हम जोग्राफी में पढ़ते हैं, 7,600 किलोमीटर की है। इट इंडिकेटेड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑफशोर विंड पावर एंड हेंस द डेवलपमेंट वुड स्मूथन द कंट्रीज वे टू अटेन एनर्जी सिक्योरिटी एंड अचीवमेंट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज टारगेट्स। एज पर द ऑफशोर विंड पोटेंशियल अवेलेबिलिटी, द स्कीम वुड बी एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। कुछ नहीं है इस स्कीम में, बस ये कि 200 नॉटिकल माइल के दायरे के अंदर अगर हमें पानी पर और उस पर अगर सेटअप करने अपने विंड फार्म्स, विंड मिल्स वगैरह, वो बस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर अंतर्गत आने चाहिए। 200 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस ना करें, इंटरनेशनल बाउंड्री के वो पार्ट बन जाएंगे। और जो इंशोर है, जो हम बिल्कुल बॉर्डर पर, कॉन्टिनेंटल मार्जिन पर, या फिर आप जिसको कोस्ट लाइन बोलते हो बेसिकली, कोस्टल एरियाज में अगर हम वहाँ लगाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा फिर दिक्कत ये हो जाती है कि वो मतलब वो जगह भर जाएंगी फिर पूरी की पूरी। तो बेटर ये, जैसे आपने सोलर पैनल्स में भी देखा था, फ्लोटिंग सोलर पैनल्स की हम लोगों ने बात करी थी, ऐसे ये है कि पानी के ऊपर सेटअप करे जा रहे हैं, बस ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के दायरे के अंदर रहने चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बताओ। ठीक है, तो इन विंड सेक्टर अबाउट 2.28 गीगावाट, याद रखना गीगावाट की बात हो रही है, गीगावाट बहुत बड़ा फिगर होता है। 2.28 गीगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटी वॉज एडेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023। भारत का टारगेट कितना है रेन्यूएबल एनर्जी से पावर जनरेशन का? कितने गीगावाट? मोदी जी ने क्या बोला था 2030 तक हमारा टारगेट क्या है? 500 गीगावाट। ठीक है, विच इज, अगर आप इसकी बात सुनो सिर्फ, इन द विंड सेक्टर अबाउट 2.28 गीगावाट ऑफ न्यू कैपेसिटी वाज एडेड इन फाइनेंशियल 2023, विच इज 105% हायर देन 1.1 गीगावाट कैपेसिटी जो कि हमने पिछले साल ऐड करी थी। देख रहे हो, डबल से भी ज्यादा कर दिया हमने। राजस्थान इस चीज में लीडिंग स्टेट है, लेकिन सबसे ज्यादा योगदान हमारे देश में किसका होता है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु का। ये लेकिन फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है कि एक साल, दो मतलब साल 2022 से लेकर 23 तक किसका बेसिकली योगदान जो है वो महत्वपूर्ण रहा है, तो वो रहा है राजस्थान इज द लीडिंग स्टेट विद इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 867 मेगावाट इन विंड इन फाइनेंशियल 23, फॉलोड बाय गुजरात। राजस्थान का सबसे ज्यादा 867, गुजरात 770 और मध्य प्रदेश उसके बाद 324। ठीक है, अच्छा अदानी ने कर रखे उनको सेटअप, और 50 मेगावाट
देवास में आपको मिल जाएंगे। अच्छा, जहाँ पर खेत हैं, खुला एरिया है एमपी में, वहाँ पर कर रखे हैं उन्होंने सेटअप। ओके, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। सोलर एनर्जी को कवर करने में हमें बहुत सारी क्लासेस लगी थी, 1.5 2 घंटे की। वो टॉपिक बड़ा था, उसके अंदर बहुत कुछ था, इंटरनेशनल जो है पर्सपेक्टिव, इंडियन पर्सपेक्टिव, लोकल पर्सपेक्टिव, इनिशिएटिव्स ऑफ वेरियस कंट्रीज, बहुत कुछ पढ़ा हमने विंड एनर्जी। लेकिन आपका इतना ही है। ये वाला टॉपिक अगर आपको थोड़ा सा टिपिकल लगाओ, बस आपको इतना जानना है इसके अंदर कि देखो पंखे होते हैं, एक जनरेटर होता है, जनरेटर आगे नहीं लगता है, जनरेटर पीछे लगता है, एक लंबी सी तार होती है जो कि खंबे से कनेक्टेड होती है, खंबे के नीचे जाकर बेस लेवल पे कमरा होता है, वहाँ पर एक जनरेटर रखा होता है जो कि पावर कलेक्ट करता है। उस पावर उसको उठाकर हम लोग जैसे अपनी बैटरी चार्ज करते हैं, उसको कहीं पर भी फिर आप यूटिलाइज करो, कहीं पर भी ले जाओ। ये इस तरीके से काम करता है। हमारे जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं वो बेस्ट माने जाते हैं इस विंड मिल के सेटअप के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है जैसा कि आप देख रहे हो कि और कहीं सेटअप नहीं हो सकता। राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, बहुत सारी जगह पर है। यहाँ पर ये कंट्री थी ना, हाँ ये स्टेट, सॉरी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। लेकिन बेस्ट जो है वो आप कोस्टल एरियाज में सेटअप करोगे तो बेस्ट माना जाता है। आप कोस्टल एरियाज बहुत सारे भरने लग जाते हैं, उसकी वजह से फिर टूरिज्म एक्टिविटीज़ है कम प्रमोट होंगी, फिर वो सुंदर भी नहीं लगता, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और फिर वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा भसड़ हो जाएगी वहाँ पर। इसके लिए हमने एक ऑफशोर विंड पॉलिसी अपनाई, जिसके अंतर्गत हम इसको पानी में बिल्कुल पानी के थोड़ा मतलब ये बिल्कुल किसी कंट्री के बॉर्डर पर बिल्कुल हम उसको सेटअप करने का सोच रहे हैं। अब कंट्री के बॉर्डर पर तो पानी में से दो ही कंट्रीज हमारे पास हमारे सामने आती हैं, एक श्रीलंका हो गया, उससे भी ज़्यादा दूर जाते हैं तो हम मालदीव्स हो गए, लेकिन मालदीव्स तो बहुत दूर है। श्रीलंका की मेजर कहानी हमारे पास है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ जो अगर अगर हमें करनी है तो हमारी और ये जो ऑफशोर जो विंड पॉलिसी है वो ये बोलती है कि हमें वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक गोल्स, सॉरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल के दायरे के अंदर हमें करनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर बेसिकली जो पीछे डब्बा होता है उसको नेसल कहते हैं, वहाँ पर एक वेलोसिटी सेंसर लगा होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर होता है, ऊपर की जो चीज़ होती है वो मूवेबल होती है 360 डिग्री में, हवा जहाँ जहाँ घूमेगी ये वेलोसिटी सेंटर्स को कैप्चर कर लेगा। और हमारे देश में 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एवरेज विंड स्पीड होती है। मैक्सिमम विंड टर्बाइंस जो घूम पाते हैं ये 36 टू 54 किलोमीटर प्रति रफ्तार की वजह से घूम पाते हैं। और मिनिमम अगर इस पंखे को घुमाने के लिए हवा चाहिए वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपका कवर करने को, ठीक है। टेक्निकल शब्दों में दे रखा है, लेकिन जो मैंने बताया अगर आप पैसे भी लिख सकते हो, अगर आप लिख कर आ सकते हो तो यू विल बी रिवॉर्डेड। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।